डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक वीडियो में जो सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सैम्पलिंग मेथड्स की जो विधियां हैं उनमें जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सरल यादृच्छिक जो प्रतिचयन है वो वह विधि है जिसके अनुसार समष्टि की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने की समान संभावना होती है। यानी जो भी पॉपुलेशन की हर यूनिट है उसकी सैंपल में आने की संभावना है वो समान होती है। और प्रतिदर्श में इकाइयों की चयन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से चांस पर निर्भर करती है। वह चयनकर्ता की जो स्वेच्छा है या चॉइस पर भी निर्भर नहीं होती। एक्चुअली रैंडम का तात्पर्य है अनियमित, आकस्मिक या असावधानी युक्त से नहीं है, वरन देव या संयोग, ये बाई चांस है या संप्रायिकता पर आधारित चयन प्रक्रिया से है। अब जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात आती है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी दो टाइप की विधियां हैं। एक तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और एक सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रतिस्थापन सहित प्रतिचयन और प्रतिस्थापन रहित प्रतिचयन। चयन प्रक्रिया में पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है। जब प्रतिस्थापन सहित प्रतिचयन यानी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो इसमें चुनी हुई प्रत्येक इकाई को अगली इकाई चुनने से पहले वापस समष्टि में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी जो भी उसमें से कोई यूनिट सिलेक्ट की है उसको वापस नेक्स्ट जो सिलेक्शन करते हैं उससे पहले उसमें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और हर एक इकाई के उसमें सैंपल में शामिल होने की जो प्रायिकता है वो 1/n होती है। यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 1/n, उसको n से डिवाइड करते हैं, वो n से दर्शाते हैं तो 1/n होती है। जबकि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में चुनी हुई इकाई को वापस समष्टि में नहीं रखा जाता है और जो पहली इकाई है उसके चयन की प्रायिकता तो 1/n होती है और दूसरी इकाई के चयन की जो प्रायिकता है वो 1/n-1। इसी प्रकार तीसरी इकाई के चयन की जो प्रायिकता है वो 1/n-2 और इस प्रकार ये इसका जो प्रायिकता है वो बदलती रहती है क्योंकि वापस उसको रिप्लेस नहीं करते। ज़्यादातर जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हैं, जो स्टैटिस्टिकल स्टडी हैं, उसमें प्रतिस्थापन रहित प्रतिचयन जो विधि है यानी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है उसका अधिक प्रयोग होता है। एक जब सैंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात आती है तो जो चयन प्रक्रिया में समष्टि की किसी इकाई के चयन का किसी अन्य इकाई के चुने जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी सैंपल की जितनी भी n इकाइयां हैं वो पूर्ण रूप से परस्पर स्वतंत्र होती हैं चयन के मामले में। एक समष्टि में से जो पॉपुलेशन है उसमें जब सैंपल का जो आकार आता है n आकार के जितने भी सभी संभाव्य प्रतिदर्शों के चुने जाने की जो समान संभावना होती है उसको 1/NCN से दर्शाते हैं। अब जब सिंपल रैंडम की सैम्पलिंग की बात आती है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किस किस से अपने उससे चुनते हैं तो इसमें एक तो लॉटरी विधि है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जब लॉटरी विधि का उपयोग करते हैं तो समष्टि की जो प्रत्येक इकाइयों के नाम या उनके जो क्रमांक या जो रंग स्वरूप और उसको एक पर्चियों पे लिखकर अच्छी तरह से मिलाकर एक कोई भी एक बॉक्स है उसमें डाल देते हैं
और फिर रैंडमली उनका सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरह से जो भी इकाई आती जाती हैं उनका सिलेक्शन करते जाते हैं। दूसरा जो इसमें यूज़ करते हैं वो है कि रैंडम नंबर्स का, यादृच्छिक जो संख्याएं हैं उनका प्रयोग करते हैं। इसमें बड़े आकार के जो रैंडम सैंपल का चयन करने के लिए इसमें जो टेबल है, रैंडम नंबर टेबल है, उसका प्रयोग किया जाता है। और रैंडम नंबर टेबल के लिए बहुत सी जो टेबल्स हैं वो काम में लाई जाती हैं। एक तो टिपेट की देव प्रतिचयन सारणियाँ हैं, टिपेट्स रैंडम नंबर टेबल है, फिशर्स यर्ट्स टेबल है, केंडाल एंड बैडमिंटन स्मिथ्स रैंडम टेबल है, रैंडम कारपोरेशन रैंड कारपोरेशन टेबल्स हैं। तो इस तरह से कई जो टेबल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब जो इसके क्या गुण और क्या दोष हैं, जब सबसे पहले बात आती है कि जो रैंडम सैम्पलिंग है उसकी क्या, जो लॉटरी विधि से यूज करते हैं उसके क्या गुण और दोष है। इसका सबसे बड़ा जो फायदा ये है, गुण ये है कि ये व्यक्तिगत जो चॉइस होती है उसके प्रभाव से मुक्त होती है, और जो भी जिस साइज के जो सैंपल चाहिए हैं उसको वो भली भांति उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो पूर्णतया हमेशा प्रोबेबिलिटी या चांस पर आधारित होता है। अतः जो भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के पर जो स्टैंडर्ड एरर है, परमाप विवरण की सहायता से परिशुद्धता यानी उसकी एक्यूरेसी का सही आकलन किया जा सकता है। इसमें एक फायदा ये भी है, इसमें समय, धन व श्रम की भी बचत होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। पहले तो ये है कि यदि सैंपल का साइज छोटा हो या समष्टि में डिफरेंट टाइप की विविध प्रकार की इकाइयाँ हों, तो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसकी वो समष्टि का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दूसरा इसमें है कि इस विधि में जो समष्टि की इकाइयों की जो संपूर्ण और अद्यतन अनुसूची का होना आवश्यक होता है, परंतु ज़्यादातर जो अनुसंधानकर्ताओं के लिए अनेक परिस्थितियों में समष्टि की जो पूरी सूची है वो प्राप्त करना संभव नहीं होता। इस कारण इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। तीसरा ये है कि समष्टि के संबंध में सही निष्कर्ष निकालने के लिए हमेशा जो चांस से जो सिलेक्ट की जाती हैं या जो देव प्रतिदर्श हैं वो ज़्यादातर बड़े आकार के होने चाहिए। इसमें जो ज़्यादातर जो रीजन के जो सैंपल हैं उसमें सरल रैंडम जो सैंपलिंग है उसके द्वारा चयनित इकाइयाँ बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई रहती हैं। इन कारणों से इनकी लागत बढ़ जाती है और समय भी अधिक लगता है। इसके साथ जब हम सेकंड जो मेथड है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्तरित प्रतिचयन है, उसकी जब बात करते हैं तो स्तरित प्रतिचयन है वो प्रतिबंधित या यादृच्छिक प्रतिचयन की वो विधि है जिसके अनुसार समष्टि की समग्र इकाइयों में से प्रतिदर्श इकाइयों का चयन नहीं किया जाता, वरन समष्टि को सुनिश्चित विशेषताओं के आधार पर एक उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके आधार पर एक कॉमन जो स्टेटा है वो बांट लिए जाते हैं और उन स्टेटा में से सिंपल रैंडम सैंपलिंग की इकाइयों का चुनाव किया जाता है। एक्चुअली पॉपुलेशन का जो स्टेटा तैयार किया जाता है उसका जो मूल उद्देश्य है वो एक विजातीय समष्टि यानी डिफ्रेंशिएटेड जो पॉपुलेशन है को किसी आर्थिक, सामाजिक या जनांकीय या भौगोलिक आधार पर एक सजातीय स्तरों में या वर्गों में विभाजित करना है, जिससे प्रत्येक स्तर के अंतर्गत सबसे अधिक आपस में जो संभावित सजातीयता हो वो उसके आधार पर उनका सिलेक्शन किया जा सके। कई बार विभिन्न स्तरों के मध्य जो विशिष्ट अंतर होता है, अधिक जो सार्वजनिक मत सर्वेक्षण और बाजार सर्वेक्षण आदि में समष्टि का जो स्त्रीकरण है, स्ट्रेटिफिकेशन है, वो अनेक विशेषताओं जैसे आयु, आय, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्र आदि के आधार पर एक साथ कर दिया जाता है।
तो समष्टि का पॉपुलेशन का स्ट्रेटिफिकेशन करने के पश्चात विभिन्न जो स्तर या वर्गों से जो रैंडम सैंपलिंग है वो आनुपातिक या गैर आनुपातिक या ऑप्टिमम आधार पर चयनित किया जा सकता है। जब हम इसके गुणों की बात करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के गुणों के बारे में बात करते हैं, तो जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का जो सबसे बड़ा गुण यह है कि अन्य जो प्रतिचयन प्रणालियों की तुलना में ये सब समष्टि का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है। एक विजातीय समष्टि है जो अलग अलग उसमें गुणों में भिन्न है, को विभिन्न जो एक जैसे गुणों में बांटकर या स्टेटा में बांटकर, स्तरों में बांटकर उनमें से जो रैंडम सैंपलिंग का चयन करने से उसके जो समष्टि के किसी भी जो अभिलक्षण के छूट जाने की संभावना नहीं रहती है। इस विधि द्वारा जो चयनित प्रतिदर्श में सर्वाधिक परिशुद्धता रहती है, एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर या वर्ग में समरूप या सजातीय इकाइयों का समावेश होता है। तीसरा इसका जो फायदा है वो विभिन्न वर्गों या स्तरों से प्रतिदर्श इकाइयाँ इस प्रकार चुनी जा सकती हैं कि उनमें से अधिकांश एक या दो भौगोलिक क्षेत्रों में ही कंसंट्रेटेड होती हैं। इससे समय और व्यय में कमी होती है और प्रशासनिक सुविधा भी रहती है। जब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं तो जो स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग है इसकी जो सफलता है वो एक उसके जो स्टेटा का निर्माण करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, उस पर निर्भर करती है। और प्रत्येक स्तर में जो जितने भी जो पॉसिबल एक जैसी इकाइयाँ होती हैं, सजातीय इकाइयाँ होनी चाहिए, अन्यथा जो परिणाम है वो सही प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरे जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग की अपेक्षा जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की इकाइयों के अधिक व्यापक भौगोलिक वितरण होने के कारण लागत भी ज़्यादा आती है। और तीसरा इसमें कि कभी कभी जो योग्य प्रतिदर्श पर्यवेक्षक नहीं हैं, उनके अभाव में जो एक स्टेटा का जो निर्माण करते हैं वो सही नहीं हो पाता और इसमें जो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की जो संभावना है वो कम हो जाती है। थैंक यू।